Hello, am I audible? Someone please confirm. Everyone, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट बाय एनसीडीएक्स। और आज का जो वो ऑप्शंस इन गुड्स है, ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ओके, वन सेकंड प्लीज। या टू स्टार्ट विथ जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का इकोसिस्टम है उसका ओवरव्यू देखते हैं पहले। तो इन बैक इन 19th सेंचुरी बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन का गठन हुआ। देन फॉलोड बाय 1910 टू 1930 में ऑयल सीड्स एंड रोज वुड की अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई। देन इन 1953 एफएमसी का गठन हुआ, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। इन लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी काफी चीजों पे बैन लगे एंड हटे। इन 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमोडिटीज की लिस्ट थी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उसको एक्सटेंड किया। देन इन 2003 फ्यू नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। इन सितंबर 2015 सेबी को एज ए रेगुलेटर बनाया गया। अब बात एक्सचेंजेस है उनका स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। तो मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सेबी है जो कि रेगुलेट करता है इन नेशनल एक्सचेंजेस एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएसई एंड बीएसई। So 21 commodities are permitted for trading in derivatives market. अब बात करते हैं रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप्स लिए हैं। तो सितंबर 15 में टेक ओवर किया था एज ए रेगुलेटर। देन इन जून 17 सेबी ने ऑप्शन इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में को परमिशन दी। सेबी ने परमिशन दी कैटेगरी थर्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है। इन सितंबर 17 सेबी ने इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग के इंटीग्रेशन को परमिशन दी। बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन सितंबर 18 जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी परमिशन मिल गई टू हेज देयर एक्सपोजर इन इंडियन मार्केट ऑन कमोडिटीज। देन इन 19 मार्च 19 म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस को भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन जून 19 कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। ये कुछ लिस्टेड कमोडिटीज है एनसीडीएक्स पे जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स, वार कॉम्प्लेक्स, ऑयल एंड ऑयल्स। अब बात करते हैं कि जो कमोडिटीज है उनमें बेसिक क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कमोडिटीज होता है वो एक्चुअल डिलीवरी में सेटल होता है, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है वो कैश सेटल्ड होते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में क्वालिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऐसा कुछ नहीं होता। होल्डिंग कॉस्ट की बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तो असेइंग, वेयरहाउसिंग एंड इंक्लूडेड है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में नॉर्मली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वही होल्डिंग कॉस्ट होता है।
फिजिकल मार्केट वो सीजनल होते हैं नेचर में, जबकि कैश मार्केट है होता है वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है। बात करते हैं फैक्टर्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करते हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स है ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो बेसिकली ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस एक राइट देता है। अब बात करते हैं जैसे अपन लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो उसमें आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है आपको राइट खरीदने के लिए, स्मॉल अमाउंट देना पड़ता है जो कि प्रीमियम होता है। सेम ईयर ऑप्शंस में भी जो ऑप्शन का कॉस्ट रहता है वो प्रीमियम वैल्यू होता है, उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो बेसिकली हमें राइट मिलता है कि जब हम स्थितियां हमारे अगेंस्ट आती है तो हम उस चीज का बेनिफिट ले सकते। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस गिव द राइट बट obligation to buy or sell an asset at fixed price on or before a given। तो जो एक्सपायरी डेट होगी उसके बेसिस पे फिक्स प्राइस होगा जो कि स्ट्राइक प्राइस होगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, का टाइम पीरियड है वो एक दिन से लेके कपल ऑफ ईयर्स तक सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन। जो इस ऑप्शन का चॉइस होगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट प्राइस पे। अभी दो टाइप के ऑप्शंस है बेसिकली, जो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर राइट, मतलब बायर को राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट। इन दैट केस द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल द एसेट। सिमिलरली पुट ऑप्शन में भी बायर को तो हमेशा राइट होगा, जो पुट या कॉल ऑप्शन दोनों में बायर को राइट होगा। बट पुट ऑप्शन की बात करें तो जो ऑब्लिगेशन तो नहीं होगा, बट जो जो इसको सेल करने का, पुट ऑप्शन में बात करें तो सेल करने का ऑब्लिगेशन नहीं होगा, जबकि कॉल ऑप्शन में बाय करने का ऑब्लिगेशन नहीं होगा बायर के पास। तो पुट ऑप्शन में जो सेल होगा द पुट ऑप्शन एज द ऑब्लिगेशन टू बाय द एसेट। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं ऑप्शंस की। एक्सरसाइज क्या होता है? तो एक्सरसाइज होता है कि जब द ओनर ऑफ द ऑप्शंस, जो ऑप्शन का बायर है, वो बाय और सेल्स द प्राइस एंड रिक्वायर द ऑप्शन सेलर टू टेक द अदर साइड ऑफ द। बेसिकली जो बायर है ऑप्शंस का, वो अगर अपना राइट करता है तो वो एक एक्सरसाइज होगा, ऑप्शन का एक्सरसाइज होगा। की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कॉस्ट होगा ऑप्शन को खरीदने का, और जो सेलर को मिलेगा वो प्रीमियम वैल्यू होता है। जो ऑप्शन होल्डर है, जो बायर है ऑप्शन का, वो प्रीमियम देगा ऑप्शन राइटर को, एंड उसके बदले ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस क्या है कि जो बायर एंड सेलर है वो एक फिक्स प्राइस पे एग्री करते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस में तीन प्राइसेस जो रेंज होती है वो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी होती है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। बात करते हैं राइटर कौन होता है। तो ऑप्शन का सेलर होता है उसे राइटर बोलते हैं, एंड जो बायर होता है जो ऑप्शन बाई करता है उसे होल्डर बोलते हैं ऑप्शन का। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रीमियम वैल्यू है उसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑप्शंस का प्रीमियम वैल्यू होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो वो बताता है कि हाउ मच इन द मनी इज इन द ऑप्शन। टाइम वैल्यू इज द चांस दैट इन वैल्यू बिफोर एक्सपायरी। इन दो चीजों को, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को, हम आगे चल देखेंगे। बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, होंगे उन्हीं को लिए केवल इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फॉर द कॉल ऑप्शन पुट प्राइस है माइनस स्ट्राइक प्राइस, एंड फॉर पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस माइनस
स्पॉट प्राइस। सो जैसे पहले बताया कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक पहले बताया मैंने कि कॉल ऑप्शन के लिए अंडरलाइंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पुट ऑप्शन स्ट्राइक माइनस अंडरलाइंग प्राइस। बात करते हैं कि टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू डिपेंड्स, बेसिकली जो टाइम वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन इट्स टाइम टू एक्सपायरेशन। इसे निकाला जा सकता है बाय सब्सट्रैक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। जो टोटल वैल्यू होगा इंट्रिंसिक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो टाइम वैल्यू होता है। अगर किसी ऑप्शन का जो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, तो वो टोटली उसमें टाइम वैल्यू होती है। जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उतना ज्यादा टाइम वैल्यू होगा ऑप्शन का। जो टाइम वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है ओवर टाइम, एक्सपायरेशन पे जाते जाते जीरो हो जाता है, और इस फिनोमिना को पीके के नाम से जाना जाता है। तो होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू के इक्वल होता है। बात करते हैं ऑप्शंस की मनीनेस की, कि जैसे मैंने पहले इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो जो ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस होगी, किसी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस है, तो वो ऑप्शन होगा। इन द मनी ऑप्शन की बात करें फॉर कॉल ऑप्शन, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। जो प्राइस होगा वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो वो इन द मनी होगा फॉर कॉल ऑप्शन। फॉर पुट ऑप्शन जो मार्केट प्राइस है ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। अगर जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ऊपर होगा तो वो इन द मनी होगा फॉर द केस ऑफ पुट ऑप्शन। आउट द मनी की बात करें तो फॉर कॉल ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर होगा तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शन जो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग जो अभी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है अंडरलाइंग सिक्योरिटी का, इज अबव द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। कि अगर स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो वो आउट ऑफ द मनी होगा फॉर द केस ऑफ पुट ऑप्शन। अब ऑप्शन की मनीनेस को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स अज्यूम द मार्केट प्राइस इज 41। कॉल ऑप्शन की बात करें जो 41 स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट द मनी स्ट्राइक होगा, एंड स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन द मनी, एंड 4100 से ऊपर वाले अब वो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आउट ऑफ द मनी होंगे। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शन 4100 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन होगा वो एट द मनी होगा, एंड जो इससे ऊपर स्ट्राइक प्राइस होंगे, जो करंट मार्केट प्राइस 4100 है, इससे ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेज होंगे उनको इन द मनी ऑप्शंस कहते हैं, एंड जो इससे नीचे स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शंस होंगे वो आउट ऑफ द मनी होंगे फॉर पुट ऑप्शन। ठीक है। अब ऑप्शंस का क्लासिफिकेशन है, जैसे ये जो पहले डिस्कस किया वही चीज है कि अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो फॉर कॉल ऑप्शन इन द मनी होगा, फॉर पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होगा। इफ मार्केट प्राइस इज बिलो स्ट्राइक प्राइस then for call option it's out of the money, and for put option in the money. If the market price is equal to strike price then at the money होगा for call option and for put option. अगर मार्केट प्राइस नियर टू स्ट्राइक प्राइस है तो मतलब क्लोज टू स्ट्राइक प्राइस है तो वो नियर द मनी होंगे फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब बात करते हैं कि ऑप्शन इन गुड्स क्या है। दो तरीके के होते हैं कि जो पहले थे वो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स थे जो कि डिसकंटिन्यू कर दिए गए, एंड ऑप्शन इन गुड्स लॉन्च किए गए एनसीडीएक्स पे। डिफरेंस क्या होता था कि जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स थे उनमें एक्सरसाइज पे होता था, वो फ्यूचर्स में डिवॉल्व होता था, जबकि ऑप्शन इन गुड्स में होगा वो फिजिकल डिलीवरी में होगा।
फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस इन गुड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि जुलाई में एक फार्मर ने ये मेज का फसल लगाता है, तो उसकी प्लांटेशन होती है टोटल 1100 पर क्विंटल एंड प्रॉफिट मार्जिन चाहिए 650 पर क्विंटल, ताकि मुझे हर क्विंटल पे 650 रुपीज का प्रॉफिट मिले। तो वो फाइनल प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1750 पे उसका जो मेज है वो बिकेगा 1750 पर क्विंटल। तो उससे बेसिकली लॉक इन प्राइस होगा कि उसे लॉक करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली वो अश्योर करना चाहता है कि 1750 पे उसका मेज जो जो मक्का होगा उसे बेचना है, कि उसके कारण उसको 650 का प्रॉफिट मिल सके। तो उसके पास तीन ऑप्शन है लॉक इन प्राइस प्राइस को लॉक करने के। एक पहला ऑप्शन है कि फार्मर कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो डाउन साइड तो प्रोटेक्टेड है बट अपसाइड है, वो उसका प्राइस रिस्क है, अगर प्राइसेज ऊपर चले गए तो उस साइड से रिस्क है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि वो पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। अब पुट उसको राइट मिलेगा बट नॉट द क्रॉप एट ए फिक्स प्राइस ऑन ए गिवन फ्यूचर डेट, जो कि होगी अपन ने अगर पुट ऑप्शन बाय किया अक्टूबर एक्सपायरी का विद एश्योर्ड प्राइस 1750 मीन 1750 के स्ट्राइक प्राइस का अक्टूबर एक्सपायरी का उसने पुट ऑप्शन बाय किया है। पास राइट मिल जाता है, वो एग्जीक्यूट करे या ना करे का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अपसाइड है वो अनलिमिटेड है एंड डाउन साइड वो प्रोटेक्टेड है, कि अगर भाव अगर इससे नीचे आते हैं तो प्रोटेक्टेड है एंड अगर इससे ऊपर जाते हैं तो उसके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ये 20 जुलाई की बात हो रही है, 20 जुलाई 2020। सपोज करो 20 जुलाई को मेज अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका प्राइस चल रहा है 1750 पर क्विंटल। फार्मर ने एक पुट ऑप्शन बाय किया 20 अक्टूबर का एक्सपायरी का एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1750 विद प्रीमियम वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। अभी डिफरेंट सिनारियोज है कि 20th ऑफ जुलाई को उसने 1750 में पुट ऑप्शन बाय किया है अक्टूबर एक्सपायरी का, तो उसका कॉस्ट लगा था, जैसे पहले देखा था कि 1100 उसका कॉस्ट लग रहा है टू ग्रो द मेज पर क्विंटल के हिसाब से। देन उसने ऑप्शंस के लिए 100 रुपीज पर क्विंटल प्रीमियम पेड किया है एंड तो टोटल कॉस्ट हो गया 1200 पर क्विंटल। तो पहले बात करते हैं कि अगर प्राइसेस एक्सपायरी पे प्राइसेस मींस उस ऑप्शन खरीदा एंड एक्सपायरी है अक्टूबर, अगर अक्टूबर में आते आते प्राइस 350 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से गिर जाते हैं, तो बेसिकली 1750 1400 हो जाते हैं प्राइसेज अक्टूबर में। तो प्रॉफिट लॉस बात करते हैं ऑप्शन के केस में, प्रॉफिट या लॉस विद ऑप्शन क्या होगा। तो उसने पुट ऑप्शन बाय किया तो उसे 550 का प्रॉफिट होगा, लगा 1200 एंड उसने ऑप्शन खरीदा है 1750 का, क्योंकि उसने ऑप्शन खरीदा है प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो फिर भी जो क्रॉप है उसको 1750 पे ही सेल करेगा, क्योंकि उसने 100 रुपीज देके पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो उसे 550 का प्रॉफिट होगा। अगर उसने ऑप्शन नहीं खरीदा होता है, विदाउट ऑप्शन अगर बात करते हैं, तो अभी करंट प्राइसेस अक्टूबर में प्राइसेस चल रहे होते हैं 1400 और उसका कॉस्ट था 1100, तो उसे 300 का प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट पर क्विंटल। दूसरा सिनेरियो कि अगर प्राइसेस 150 गिर जाते हैं, मींस 1750 से 1600 हो जाते हैं, तो ऑप्शन के केस में उसे 550 का प्रॉफिट होगा एंड विदाउट ऑप्शन 500 का। 500 कैसे 1600 माइनस 1100 500 पर क्विंटल। अब बात करते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मींस 1750 से प्राइसेस 150 बढ़ जाते हैं तो 1900 हो जाते हैं, तो क्योंकि फार्मर ने ऑप्शन बाय किया हुआ था तो उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो 1750 पे सेल नहीं करेगा, 1900 पे सेल करेगा
नेट प्रॉफिट होगा वो 1900 माइनस 1200 700 का प्रॉफिट होगा। आउट ऑप्शन 800 का प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने ऑप्शन होता है। तो सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो 2100 हो जाता है प्राइसेस, तो विद ऑप्शंस एंड 1000 विदाउट ऑप्शन प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फार्मर डाउन साइड प्रोटेक्टेड है 550 अगर प्राइसेस कितने भी नीचे जाते हैं तो वो उसको प्रॉफिट फॉर श्योर प्रॉफिट 550 का, और ऊपर की साइड में भी वो अनलिमिटेड है, वो 1750 पे अपना ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो 1750 के स्ट्राइक प्राइस पे फार्मर को मिनिमम प्रॉफिट होगा 550 का, एंड अगर प्राइसेस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाते हैं तो साइमल्टेनियसली उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि एक जो एंड मटेरियल जो इसका मिलर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कि ऑप्शन उसके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो एक मेज अपना मिलर है तो उसको जो इसका टेक्निकल फ्लो चार्ट है कि वो क्लीन मेज को क्लीन करेगा डीजर्मिनेटर के थ्रू, ट्रेडिशनल मिल एंड शिफ्टर के थ्रू रोलर मिल में के बाद पैकेजिंग करेगा। तो प्रोसेसर या मिलर को उसे कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जो प्रोसेसर है वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। कॉल ऑप्शन है वो राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। 1750 पे वो अपना जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकता है। से प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो करंट प्राइस है उनके हिसाब से मेज खरीदेगा। अगर प्राइस इससे ऊपर जाते हैं तो इसके पास राइट है, इसने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है तो वो 1750 पे खरीद सकता है। प्राइसेस अगर कहीं भी जाए, ऊपर की साइड कहीं भी जाए तो वो 1750 पे मेज खरीद सकता है। तो प्रोसेसर के पास चॉइस है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। तो इसमें डाउन साइड अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड जो अपसाइड है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। बात करते हैं कि जो ऑप्शन प्राइस होता है वो किन किन फैक्टर्स के पे डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है वो फ्यूचर्स प्राइस या स्पॉट प्राइस, जो अंडरलाइंग प्राइस होगा उस पे। देन सेकंड जो फैक्टर है वो स्ट्राइक प्राइस, कि किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद या बेच है। देन उस कॉन्ट्रैक्ट की वॉलेटिलिटी क्या रही है, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम टू एक्सपायरी कितना टाइम के बाद एक्सपायर हो रहा है, एंड इंटरेस्ट रेट। ये 5 फैक्टर है जिनके बेसिस पे ऑप्शंस प्राइस कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब ये पे ऑफ डायग्राम्स है कि अगर लॉन्ग कॉल का पे ऑफ देखते हैं तो अगर किसी ने लॉन्ग कॉल पे ए स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग कॉल का पे ऑफ देखते हैं, जो डाउन साइड अगर प्राइसेस इससे नीचे जाते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ऑप्शन को, अप साइड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। सिमिलरली फॉर शॉर्ट कॉल पे, तो अगर जो सेलर होगा, कॉल ऑप्शन का सेलर होगा, उसके पास प्रॉफिट है एंड अनलिमिटेड रिस्क है। सिमिलरली फॉर लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। बात करते हैं सिंथेटिक कॉल ऑप्शन। तो ये पहला एग्जांपल है प्रोटेक्टिव पुट का, कि बाय पुट एंड लॉन्ग इन स्टॉक। जो अंडरलाइंग है उसमें आप लॉन्ग हो एंड आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, नेट पे ऑफ होगा, वो एक सिंथेटिक कॉल की तरह दिखेगा, लॉन्ग लॉन्ग कॉल की तरह दिखेगा, तो इसे प्रोटेक्टिव पुट कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी ने शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट इन अंडरलाइंग है तो उसका रिजल्टेंट होगा वो शॉर्ट कॉल के पे ऑफ की तरह दिखेगा, इसे कवर्ड पुट बोलते हैं। सिमिलरली प्रोटेक्टिव कॉल एंड कवर्ड कॉल। अब बात करते हैं कि ऑप्शन इन गुड्स एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो
जो एक्सरसाइज स्टाइल है ऑप्शन इन गुड्स में यूरोपियन एंड अमेरिकन दोनों टाइप के ऑप्शंस को अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है, बट करंटली एक्सचेंज ने यूरोपियन ऑप्शन ही लॉन्च किया है। ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स की तो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस को ही अलाउ किया गया था। एंड जो इसकी एक्सपायरी है ऑप्शन इन गुड्स में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज डिसाइड कर सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर द केस ऑफ ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स एक्सचेंज जो एक्सपायरी है वो डिसाइड कर सकता था, जो हाई लिक्विड टाइम रहता था कॉन्ट्रैक्ट का उसी टाइम पे उसकी एक्सपायरी रख सकता था। जो ऑप्शन इन गुड्स में वो एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन, जबकि ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स में करता है डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ फ्यूचर्स। जो ऑप्शन इन गुड्स में जो ऑन एक्सरसाइज एक्सपायरी पे ये एक्सपायरी पे अगर बायर इसको एक्सरसाइज करता है ऑप्शन को तो वो फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होगा एंड जो सेटलमेंट होगा वो फाइनल सेटलमेंट प्राइस पे होगा। ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स की बात करें तो वो एक्सरसाइज पे अंडरलाइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिवॉल्व होते हैं। ऑप्शन इन गुड्स की बात करें तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने से पहले उसके फ्यूचर्स अवेलेबल होने चाहिए, जबकि जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स थे पहले तो उनपे जो किसी भी अगर कमोडिटी पे ऑप्शंस लॉन्च करने थे होते थे तो उसका जो लास्ट 12 मंथ्स प्रीवियस 12 मंथ्स के एडीटीवी वो एटलीस्ट 200 करोड़ का होना चाहिए था, उसी कमोडिटी पे ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स लॉन्च कर सकते थे। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है। तो जो इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है विल विटनेस बोथ यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शन। ये मेजर रोल अदा करेगा टू सिमुलेट enable farmer friendly options products, and this is a progressive steps towards integration of spot market, क्योंकि जो इसके अंडरलाइंग है वो स्पॉट मार्केट है ऑप्शन गुड्स के। ये reduces the risk of hedgers। जो ऑप्शंस ये बेस्ट टूल है to hedge the price risk। it gives a better flexibility to introduce products that cater to a large section of stakeholders and helps in adding to overall market efficiency। नेटिंग का बेनिफिट है कि अगर आपका पोजीशन लॉन्ग कॉल है एंड आप अंडरलाइंग में शॉर्ट फ्यूचर्स हो तो आपकी पोजीशन नेट हो सकती है। शॉर्ट कॉल एंड लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग पुट एंड लॉन्ग फ्यूचर्स, शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन नेट हो सकती है ये चार सिनेरियोज में। तो एक्सचेंज ने एनसीडीएक्स ने जो 27 ऑफ जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स ये तीन कमोडिटीज अवेलेबल है कॉर्न, मस्टर्ड सीड, आरएम सीड, बीट। तो इन तीन कमोडिटीज में 27 ऑफ जुलाई को ऑप्शंस इन गुड्स लॉन्च किए थे। इनके इनिशियल मार्जिन की बात करें तो मेज में 10%, आरएम सीड में 8% एंड बीट में 8%। फॉलोड बाय जो बाद में 3 सितंबर 2020 से चना, ग्वार सोयाबीन में भी ऑप्शंस इन गुड्स लॉन्च किए गए जो कि करंटली अवेलेबल है। इनके इनिशियल मार्जिन बात करें तो 12% है चना के केस में, 3.3, ग्वार सीड में 12% एंड 10%, जो कि सेलर को भी देना पड़ेगा। ऑप्शन के बायर केवल प्रीमियम ही को ही कंसिडर किया जाता है मार्जिन के, तो बायर को कोई इनिशियल मार्जिन नहीं देना होता है, ओनली सेलर को ही मार्जिन। करते हैं इन्वेस्टर गाइडलाइंस की कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए एज ए इन्वेस्टर एंड किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या डूज है, रीड सेबी एक्सचेंजेस सर्कुलर्स अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। सेबी या एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो भी सर्कुलर्स है वो पढ़ना चाहिए आपको टाइमली। एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, जो अपना आपका यूसीसी है यूनिक क्लाइंट कोड्स उसके थ्रू ट्रेड करना चाहिए।
आपको इंसिस्ट करना चाहिए ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स। आपको इंसिस्ट करना चाहिए बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फॉर एवरी सेटलमेंट। एंश्योर दैट जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो जो हर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करे, सच एज मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड एटसेट्रा। आपको जो अपना ट्रेड का है जेन्युइननेस चेक करना चाहिए थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एक्सचेंज वेबसाइट। आपको एंड जो एमटीएम है, मार्क टू मार्केट ऑब्लिगेशन, टाइमली पे करना चाहिए किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए। डब्बा ट्रेडिंग से बचना चाहिए क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक इलीगल ट्रेड है जो एक्सचेंज के बाहर होता है। आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट करना है तो वो आपको ब्रोकर के नाम पे इश्यू करना चाहिए। आपको अपने स्टेटमेंट लेनी चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो ब्रोकर को नोटिफाई करना चाहिए। किसी भी अनऑथराइज के द्वारा अगर कोई फंडिंग होती है वो एक्सचेंज के सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म में कवर नहीं किया जाता। अब डोंट की बात करते हैं। डोंट की बात करते हैं तो आपको कभी भी अनरजिस्टर्ड एंड इंटरमीडिएट के साथ डील नहीं करना चाहिए। आपको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स, रूमर्स से बचना चाहिए। कभी भी अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। मार्केट रूमर्स से बचना चाहिए। सो बेसिकली एंड आपको किसी भी प्रेडिक्शन या फिर एनालिस्ट एडवाइजर की या फिर एक्सपर्ट्स की राय पे नहीं चलना चाहिए। आपको अपना खुद का भी एनालिसिस एंड स्टडी करनी चाहिए एंड उसी के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब अभी आपके अगर कोई क्वेरीज है इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप अपने आप को अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो, हेलो। मुझे जानना है कि कौन कौन सा ये सर ये रजिस्टर्ड वो है, ब्रोकर है जहाँ पे हम ये कर। ओके सर, आपको जानना है कि कौन कौन से मेंबर है एक्सचेंज पे। हाँ सर। हाँ सर, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें, तो वो डिटेल हम दे सकते हैं आपको। 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा अगर आपके कोई, आप अपना कॉन्टेक्ट दे सके तो, या फिर ओके आप सर, मेरा ईमेल, तो आप उस पे अपना मेल डाल सकते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट, सर आप बता सकते हैं अपना या मेल आईडी सर? हाँ हाँ सर,
कानारा मीना KANARAM.MEENA @NCDX KANARAM.MEENA MNA LENA Kanaram.meena MNA या at @NCDEX.com .com. या फिर आप मेल लिख सकते हैं askus@ncdx.com, तो आपको वहां से भी रिप्लाई मिल जाएगा। सर जैसे ये शेयर मार्केट में हम लोग करते हैं ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ओके, हाँ हाँ। तो इसमें केवल ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है क्या इसमें एनसीडीएक्स में? ऑप्शन एनसीडीएक्स में फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होता है एंड ऑप्शंस में भी होता है। यहाँ पे इंडेक्स भी है, जैसे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स है, उसी तरह यहाँ पे कमोडिटी इंडेक्स है एग्रीडेक्स के नाम से, जो कि ट्रेडेबल है, लाइव है ट्रेडिंग के लिए, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि उनकी होता है सर? वो होता है कैश सेटल्ड होता है, जैसे निफ्टी वगैरह। ओके हेलो, ओके ओके। तो या ये थैंक यू। प्लेटफॉर्म का ये मिल जाएगा क्या? सॉरी, ये जो प्लेटफॉर्म रिपीट बताया करोगे जहाँ आप? पे ये होता है उसका लिंक मिल? हाँ, सिंपली आपको ncdx.com पे आप इसका वेबसाइट है इनका ncdx.com, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको किसी भी मेंबर या ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते ओके। हैं। तो ये ब्रोकर का डिटेल्स आपको मेल के थ्रू हम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर, आपको भेज दिया जाएगा। ओके, तो जैसे कि किसी और का कोई सवाल नहीं है, क्वेरीज नहीं है, तो हम इस सेशन को यहीं कंक्लूड करेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपका। सो थैंक यू, बने रहिए एनसीडीए। थैंक यू Thank एवरीवन। you, sir.